Hi guys, welcome to the YouTube session on Figure of Speech Part 2. This is the continuation of Figure of Speech Part 1. So let's continue our figure of speech. Our next figure of speech is 14, climax. Here words are arranged in the increasing order of the importance. इसमें क्या होगा कि जो words है वो increasing order of importance में हम arrange करते जाएंगे, मतलब कि छोटे से लेके बड़े बड़े होते जाएंगे. Let's take an example. First, I think we have reached a point of great decision, not just for our nation, not only for our humanity, but for life upon the earth. पहले क्या आया? Nation, उसके बाद humanity, उसके बाद earth. मतलब कि छोटे से लेके बड़े बड़े होते जाएंगे in the increasing order of importance. See next example. Let a man his obligations to himself, his family, and his country, and his God. हिमसेल्फ मतलब कि अकेला, फिर उसकी फैमिली आई, फिर उसका कंट्री और फिर उसका गॉड. छोटे से लेके बड़े बड़े इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते जाएंगे वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में. तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे क्लाइमैक्स. नेक्स्ट इज एंटी क्लाइमैक्स. दिस इज अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स में क्या होता था? हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे. तो इसमें क्या होगा? उसका उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में हम इसको अरेंज करेंगे. किसको अरेंज करेंगे? वर्ड्स को. लेट्स टेक एन एग्जांपल. He has seen the eye ravages of war. He has known natural catastrophes. He has been to the single bars. पहले क्या आया? War. उसके बाद नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स और उसके बाद सिंगल हो गए. मतलब कि पहले वॉर में बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल थे, फिर नेचुरल कैटास्ट्रॉफ आए, कुछ कम हो गए उसमें से, फिर क्या आया? सिंगल बार, मतलब कि वो सिंगल हो गए. तो ग्रुप ऑफ पीपल, फिर उससे कम और फिर सिंगल होना. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में हमने इसको अरेंज कर दिया. सी नेक्स्ट वन. द ग्रेट डेलहाउसी ही द गॉड ऑफ वॉर, मतलब कि सबसे बड़ा. फिर क्या हुआ? न्यूनियंट कॉलोनियल टू द ईल ऑफ मोर, सॉरी ईल ऑफ मार, मतलब कि गॉड ऑफ वॉर में से, बड़े में से ईल ऑफ मार, सिंगल हो जाना. ऑपोजिट हुआ ये. क्लाइमेक्स से उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में हमने इसको अरेंज किया. तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे एंटी क्लाइमेक्स. सी नेक्स्ट, पन. In this figure of speech, a word is used in more than one sense. मतलब कि एक ही वर्ड है लेकिन उसका मीनिंग एक से ज्यादा हो सकता है. कैसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल 1. ही इज अ मॉडल मिलियनर. पहले मॉडल का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड. और सेकेंड मीनिंग क्या होता है? पोजिंग टू बी पेंटेड. अब ये हमें कैसे पता चलेगा? सेंटेंस पढ़ के कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा. मतलब कि मॉडल का मीनिंग ही दो होगा, पर हम उसको किस सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं उसके पर से हमें पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है. सी नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ यू आर अ मैन ऑफ वेट. पहला वेट का मीनिंग क्या होगा? किलोग्राम. और दूसरे वेट का मीनिंग क्या होगा? पावर और इन्फ्लुएंस. तो अगर एक ही वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग होता है तो उस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे pun. See next, internal rhyme. When words are arranged in the same line, rhyme with each other, the figure of speech is called internal rhyme. अगर दो लाइन राइमिंग वर्ड की तरह आपको राइम कर रही हो तो उस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे इंटरनल राइम. लेट्स टेक एन एग्जांपल. द केटल फॉर द बेटर. केटल और बेटर दोनों एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं. हुआ. सी नेक्स्ट. He lays his staircase as he goes under his 8 thoughtful toes. ये मैंने स्पाइडर की पोयम में से ली हुई लाइन है. गोज और टोज ये दोनों इंटरनल राइम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं. तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलो उसमें आपको राइमिंग वर्ड मिले तो उस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे इंटरनल राइम. सी नेक्स्ट, पैराडॉक्स. Paradox is a figure of speech where the statement appears absurd but contains the truth. इसमें क्या होगा कि आपको जो सेंटेंस दिया गया होगा वो आपको कभी गलत लगेगा पर उसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई होगी. कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं. द स्विफ्टेस्ट ट्रैवलर इज ही दैट गोज अफुट. ये क्या कर रहा है? कह रहा है हमें कि सबसे ज्यादा वो पहुंचता है, सबसे पहले वो पहुंचता है जो चल के जाता है. पर ऐसा तो नहीं होता. जो व्हीकल लेके जाता है वही सबसे पहले पहुंचता है. तो ये हमें कुछ गलत लगा सेंटेंस, पर इसमें कभी किसी
किसी भी तरीके से इसमें कुछ ट्रुथ छिपा हुआ होगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि पैराडॉक्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सी नेक्स्ट एग्जांपल, वॉर इज पीस एंड फ्रीडम इज स्लेवरी। वॉर में क्या होगा, पीस होती है, और फ्रीडम में स्लेवरी होगी। तो वॉर में अगर पीस हो, ऐसा तो नहीं होता, कभी भी वॉर में पीस नहीं होती और फ्रीडम में स्लेवरी नहीं होती। तो अगर आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के ही गलत लगे तो उस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे पैराडॉक्स। सी नेक्स्ट, आयरनी। Here the real meaning of the sentence is exactly opposite of what is being given to us. मतलब कि हमें जो भी लाइन दी गई होगी वो कुछ अलग ही आपको समझाने की कोशिश करेगी। कैसे? फर्स्ट, आई लव द ट्रूथ। अब कोई भी ट्रूथ को पसंद नहीं करता है, तो हमने कटाक्ष के तौर पे बोला आई लव द ट्रूथ। अगर कोई भी लाइन आपको कटाक्ष दे रही है तो उस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच का आपको समझ जाना है कि ये आयरनी है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वाटर वाटर एवरीवेयर। अब पानी पानी हर जगह पे नहीं होता, तो ये भी उसने कटाक्ष के तौर पे बोला है कि पानी पानी है सब जगह पे। सी नेक्स्ट, नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। ऐसा नहीं होता कि एक भी बूंद पानी की पीने के लिए ना हो, फिर भी उसने बोला वाटर वाटर एवरीवेयर। तो अगर किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में आप कटाक्ष बोलते हो तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे आयरनी। नेक्स्ट, लिटोटस। In this figure of speech, a positive idea is conveyed by making the opposite negative. मतलब कि कोई भी पॉजिटिव आइडिया है उसके आगे हम नो, नीदर ऐसा कुछ भी लगा दे तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल, मिस्टर शाह इज नो फुल। अगर हम ऐसे बोले मिस्टर शाह इज इंटेलिजेंट तो भी इसका मीनिंग ये होगा, पर हमने क्या कहा, नो फुल। ऑपोजिट एक तो वर्ड यूज किया और उसके आगे नो लगा दिया, तो वो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। माइनस माइनस पॉजिटिव की तरह हमने नेगेटिव कोई भी वर्ड के आगे नो लगा दिया तो वो बन जाएगा एक पॉजिटिव आइडिया। देखते एग्जांपल, एज फ्रेंड रिमेम्बर्ड नॉट। फिर से उसने बोला रिमेम्बर नॉट, तो हम ऐसा भी बोल सकते थे कि मैं तुझे याद कर रहा हूँ, पर नहीं, उसने क्या बोला, रिमेम्बर्ड नॉट। तो इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे लिटोटस फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, एनास्ट्रोफे। Here the normal order of words is reversed to suit the purpose of the poet. हाँ, अगर हम कोई भी सेंटेंस में लाइन में अरेंज करते हैं तो उसी लाइन को हमें मिक्स कर देना है। मतलब कि उस पूरी लाइन को मिक्स नहीं करना है, पर उस लाइन में जो जो वर्ड्स आते हैं उसकी सीक्वेंस को हम मिक्स कर देंगे। कैसे? एग्जाम्पल, bites a dozen the dog। मतलब कि इसने सारे वर्ड्स को एक ही लाइन में मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी द बर्ड्स बिट्रे। अभी आपको पढ़ के ही समझना पड़ेगा कि वर्ड उसने किस तरीके से मिक्स किए हैं। अगर कभी भी आपको सेंटेंस पढ़ते वर्ड इनएप्रोप्रिएट लगे सीक्वेंस, तो उस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे एनास्ट्रोफे। नेक्स्ट इज ट्रांसफर एपिथेट। In this figure of speech, an adjective or attribute is shifted from its actual place to another place in the same sentence. अब इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव और कोई भी एट्रीब्यूट है जो हम किसी को दे रहे हैं वो एक्चुअल जगह पे जहाँ पे होना चाहिए, अगर उस जगह से हमने किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया है तो उस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे ट्रांसफर एपिथेट। मतलब कि ट्रांसफर करना एक जगह से लेके दूसरी जगह पर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, The summer clouds are tired। अब इसमें भी टायर्ड है वो लास्ट में आया, एडजेक्टिव और एट्रीब्यूट का हमने शिफ्ट किया समर से लेके लास्ट तक। तो अगर हम किसी भी एडजेक्टिव को शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो होगी ट्रांसफर एपिथेट। नेक्स्ट एग्जांपल, विथ ऑल देयर मोर्नफुल प्राइड। अब आपको ढूंढना है कि कौन सा एडजेक्टिव है और हमने कहाँ से लेके कहाँ पे उसको शिफ्ट किया है। मोर्नफुल प्राइड, प्राइड आया कैसा है, मोर्नफुल, पर हमने आगे उसे शिफ्ट नहीं किया, मतलब कि ट्रांसफर नहीं किया, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे ट्रांसफर एपिथेट। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। When two opposite or contradictory qualities describe the same thing at one and the same time, it is called oxymoron. मतलब कि एक ही सेंटेंस में टू opposite words हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड
बेड, इस तरीके से। सी एग्जाम्पल, पेड वॉलंटियर्स वर वर्किंग फॉर द कंपनी। पेड मतलब कि पे करके काम करने वाले लोग, और वॉलंटियर्स मतलब कि फ्री में काम करने वाले लोग। अब ये दोनों का ऑपोजिट हुआ, एक दूसरे के ऑपोजिट है ये वर्ड्स, पर हमने एक ही लाइन में उसको यूज किया। ये सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि आपको तुरंत ही आ जाएगी अगर आपको ऑपोजिट मालूम होंगे तो। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर वॉज एन एम्प्लॉय इन द ऑफिस हु वॉज irregular। रेगुलरली इरेग्युलर, देखा, रेगुलरली मतलब रोजाना और इरेग्युलर मतलब कि कभी कभार आना। अब हमने दोनों ऑपोजिट वर्ड्स एक ही लाइन में यूज किए हैं, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे ऑक्सीमोरन। So here guys, there is the end of figure of speech session. I would like to give some shortcut tricks of this session. Of 1 to 13 figure of speech I have given in the first figure of speech video. So the link of that video description is given in the description box. Now shortcut tricks. Climax. What was the purpose of climax? Words are arranged in the increasing order. Next is anticlimax. Words are arranged in decreasing order. फन में क्या होता था, एक ही वर्ड है उसका एक से ज्यादा मीनिंग होते थे। इंटरनल राइम में वर्ड्स है वो एक दूसरे के साथ राइमिंग वर्ड्स में अरेंज हो जाते थे। पैराडॉक्स में स्टेटमेंट्स क्या होता था, एब्जॉर्ब्ड। स्टेटमेंट्स अपीयर्स अब्जॉर्ब्ड बट कंटेन्स द ट्रुथ, मतलब कि वो आपको कुछ गलत तरीके से दिखेंगे पर उसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई होगी। Irony. Real meaning of a sentence is exactly opposite of what is being given to us. मतलब कि हमें जो दिया गया होगा उससे opposite होते होंगे उसके मीनिंग। आयरनी में इटोटस, पॉजिटिव idea conveyed by making the opposite negative, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव वर्ड है उसके आगे हम नो, नीदर ऐसा लगा के उसको नेगेटिव बना देंगे। एनास्ट्रोफी, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स्ड, मतलब कि जिस तरीके से सेंटेंस होने चाहिए उस तरीके से नहीं मिलेंगे, उसके वर्ड्स होंगे वो मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, वर्ड्स एक ही लाइन में आपको मिक्स लगेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर एपिथेट, एडजेक्टिव शिफ्टेड फ्रॉम इट्स एक्चुअल प्लेस टू द अनदर प्लेस। एडजेक्टिव जहाँ पे होना चाहिए एक सेंटेंस में वहां पे नहीं होगा और उसे हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह पे। ऑक्सीमोरन, opposite qualities describe the same thing. Opposite qualities होंगी पर उसका मीनिंग सेम ही निकलेगा, तो सबसे इजी होगी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच क्योंकि उसको आप पढ़ते ही समझ जाओगे अगर आपको ऑपोजिट्स आते होंगे तो। So guys, this is the end of the figure of speech session part 2. I am also trying to prepare figure of speech part 3. So do like, share and subscribe for upcoming figure of speech part 3 in which I will be giving you the training of how to recognize figure of speech. The link of the video of figure of speech part 1 is given in the description box. So I hope you all have liked my session and would love it to subscribe